एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदाचार्य। आज हम लोग रसशास्त्र सेकंड को स्टार्ट करेंगे। रसशास्त्र फर्स्ट आपका 3 पार्ट में कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम जो सेकंड पार्ट देखेंगे उसमें क्या होगा, भैंसाजी कल्पना। ठीक है, तो भैंसाजी कल्पना को हम कोशिश करेंगे 3 पार्ट में कवर हो जाए। इसमें बहुत सारे योग हैं, तो सारे ट्रिक इसमें मतलब मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और जहाँ तक कोशिश होगी कि हम 3 लेक्चर में कम से कम इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात भैंसाजी कल्पना। तो भैंसाजी कल्पना जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, भैंसज और कल्पना। तो भैंसाजी क्या है कि भेष और ज, भेषज। ठीक है, तो ये भय और भय, भेष मतलब भय या व्याधि, और ज मतलब जीतना, मतलब व्याधि से जीतना। ठीक है, मतलब जिसके द्वारा रोगों की चिकित्सा की जाती है या फिर रोगों को दूर किया जाता है उसे भेषज कहते हैं। ठीक है, भेषज का भाव या कर्म ही भैंसज है। ठीक है, भेषज का मतलब भेषज का भाव या कर्म, भेषज का भाव या कर्म क्या ही भैंसज है, ध्यान देंगे। ठीक है, कल्पना क्या होता है, इसका अर्थ उस प्रक्रिया से लिया जाता है जिसके द्वारा किसी द्रव्य या वस्तु में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए शक्ति उत्पन्न की जाती है। ठीक है, मतलब उस प्रक्रिया से लिया जाता है जिसके द्वारा किसी द्रव्य या वस्तु में कार्यों को संपन्न करने के लिए शक्ति उत्पन्न की जाती है। ठीक है, किसी भी द्रव्य के लिए। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कार्य को उत्पन्न संपन्न करने के लिए शक्ति उत्पन्न की जाती है, उसे क्या कहते हैं, कल्पना। उसके बाद क्या है, भैंसज कल्पना का इसमें लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंट है, भैंसज कल्पना का इतिहास एवं विकास क्रम। ठीक है, इसमें क्या है कि भैंसज कल्पना का अवलोकन किया जाए तो यह माना जा सकता है कि प्राणी मात्र की उत्पत्ति के साथ ही भैंसज कल्पना का आविर्भाव हो गया था। संभवतः यदि मानव अपनी भूख को शांत करने के लिए वनस्पति द्रव्यों को दांतों से चबाया होगा, यह मौलिक रूप में कल्प कल्पना का प्रारंभ है। ठीक है, चबाया होगा। ठीक है, कल्क, इसे इसी प्रकार द्रव्य को चवण कर उसका रस भी अवशोषित किया होगा जो स्वरस कल्पना के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि जब मानव की उत्पत्ति हुई तब से ये आया है। ठीक है, भैंसज कल्पना के इतिहास का विवेचन की सुगमता को दृष्टिकोण से निम्न कालों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे वैदिक काल, संहिता काल, मध्य शास्त्रीय काल और आधुनिक काल। ठीक है, इसमें देखा जाए सबसे पहले वैदिक काल। तो वैदिक काल को भैंसज कल्पना का प्रारंभिक काल माना गया है। कल्पना की मौलिक पंचविध कषाय कल्पनाएं तथा उनके व्युत्पन्न कल्पनाएं वैदिक काल में विद्यमान थी। चिकित्सा की दृष्टि से अथर्ववेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए अथर्ववेद को भिषक वेद भी बोलते हैं, भैंसज वेद भी कहा गया है। ठीक है, विश्व के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में ही भिषक और भैंसज का प्रथम प्रसंग मिला था। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ऋग्वेद में प्रथम प्रसंग मिला था और चिकित्सा की दृष्टि से अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद के 9 मंडल में सोम रस का वर्णन मिला है। वेदों में सोम की औषधि का राजा और तलाशा का औषधि की रानी कहते हैं। ठीक है, सोम को औषधि का राजा और तलाशा को औषधि की रानी, ध्यान देंगे, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, संहिता काल में बात करें तो संहिता काल में चरक संहिता, सुश्रुत, काश्यप, अष्टांग, ये सब सारी संहिताएं और कल्पनाएं हैं। चरक संहिता में क्या था, भैंसज कल्पना का व्यवस्थित और वैज्ञानिक विवरण का चरक संहिता में मिलता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय में 32 यवागु, ठीक है, पंचकर्म के बाद जो यागों का पान होता है, तृतीय अध्याय में 32 शीतम चूर्ण प्रदेय का वर्णन मिलता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में क्या है, पंचकषाय योनियां बताई गई हैं। ठीक है, का वर्णन मिलता है। तो पंच ये तुम्हारा हो गया मधुर कषाय, मधुर अम्ल कटु तिक्त कषाय, ये 5 कषाय क्या है, उनिया है, योनिया है। पंचविध कषाय कल्पनाओं की उत्पत्ति मानी गई है। लवण रस को छठी कषाय योनि नहीं मानी गई है, क्योंकि लवण रस पूर्ण रूप से जल में मिल जाता है, इसलिए इसको कोई नहीं माना गया। ठीक है, अब देखो ये श्लोक इंपॉर्टेंट, पंचविध कषाय कल्पना मिति तद्यता सुरस कल्का श्री सिद्ध फांट कषाय इति तेषां यथा पूर्वं बलाधिक्यम अथा कषाय कल्पना व्याध्यात्रुबलापेप क्षीणी न त्वयं श्राणी सर्वत्र भवन्ति। ठीक है, मतलब अर्थात सुरस कल श्री सिद्ध फांट 5 प्रकार की कषाय कल्पनाएं होती हैं तथा ये कषाय कल्पनाएं यथा पूर्व गुरु होती हैं, अतः इन कषाय कल्पनाओं का प्रयोग व्याधि एवं रोगी के बल पर निर्भर करता है, क्योंकि पंचविध कषाय कल्पनाएं संपूर्ण रोगों के समान रूप से उपयोगी नहीं होती हैं। ठीक है, संपूर्ण रोगों में समान रूप से उपयोगी नहीं होती हैं पंचविध कषाय कल्पनाएं। ठीक है, तो व्याधि के बल पे और रोगी के बल पे डिपेंड करता है। उसके बाद सुश्रुत संहिता, चरक संहिता के 50 सुश्रुत संहिता का स्थान में 6 प्रकार की मौलिक कल्पनाएं बताई गई हैं। क्षीर, स्वरस, कल, श्रीत, सिद्ध, फांट, मतलब कि एक इसमें एक और ऐड कर दिया कि क्या, क्षीर। ठीक है, तो चिकित्सा स्थान के 4th अध्याय में वात रोगों में सतपाकी एवं शस्त्रपाकी, तैल कल्पनाएं और लौड़ कल्पकों को बताया गया है। इसके अतिरिक्त गुलगुल, अस्कृति, मसी, ये सब बताए गए हैं। 4 सूत्र, 4 सूत्र का सर्वप्रथम वर्णन मिला था। ठीक है, इन सबका गुगुल, अस्कृति, मसी, 4 सूत्र का सर्वप्रथम वर्णन मिला था। काश्यप संहिता में इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अष्टांग, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। चूर्ण, शीत, स्वरस, फांट, कल्कवात, इन 7 को बता दिए हैं इन्होंने। ठीक है, और कोई यहाँ पे है नहीं। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय में वाग्भट द्वारा रचित ये ग्रंथ है, ध्यान देने, वाग्भट द्वारा रचित कौन सा है, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। पंचविध कषाय के मौलिक माने यहाँ पे इसके अतिरिक्त अन्य कल्पना जैसे अंजन हो गया, अणुतैल हो गया, अवले हो गया, शिवचेतन, चूरस, उष्णरोधक, ये सारी चीज हो गई। उसके बाद मध्यकालीन, देखो पहला क्या था वैदिक, दूसरा क्या था संहिता, तीसरा क्या देखेंगे मध्यकालीन या रसशास्त्री काल। इसमें देखेंगे तो भैंसज कल्पना का विकास हुआ, जिसमें खनिज द्रव्यों का शोधन मारण, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, क्या हुई, शोधन मारण। औषधीय कल्पना का विकास इस काल में चिकित्सा द्वारा खनिज भस्म में सिंधु को पिपक रसायन का नियमित प्रारंभ हुआ। चक्रदत्त, पहले चक्रदत्त चक्रपाणी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में पूर्ववर्ती संहिताओं का सार देखने को मिलता है। परपटी कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन प्राप्त होता है, ध्यान देंगे, परपटी कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, चक्रदत्त में। ठीक है, सारंगधर संहिता, भैंसज कल्पना को आधारभूत सारंगधर, ये मेन है। ठीक है, सारंगधर मिश्र द्वारा ये 14वीं शताब्दी में लिखी गई, इस ग्रंथ में लिखा गया। इस ग्रंथ के मध्यम काल में सुरस, कल्क, शीत, फाट, चूर्ण सारी इसमें कल्पनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आधुनिक काल, 16वीं शताब्दी के पश्चात क्या है, आधुनिक काल माना गया। इसमें क्या है, FI आया, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया इंडिया, इसमें क्या वटी, चूर्ण, कैप्सूल, सारी चीजें बनाने का प्रक्रिया बताया गया। अब आता है औषध एवं भेषज। औषध एवं भेषज की बात करें तो दोनों का प्रयोजन रोगों को दूर करना है, इसलिए औषध भेषज पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, आचार्य ने भेषज एवं औषध को पर्याय माना है। ठीक है, अर्थात चिकित्सित व्याधि पथ्य साधन औषध प्रायश्चित प्रशमन प्रक्रिया स्थापन हित में ये 9 पर्याय हैं भेषज के ध्यान में। चिकित्सित व्याधि पथ्य साधन औषध प्रायश्चित प्रशमन और प्रकृति अवस्था। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, आचार कश्यप द्वारा औषध तथा भेषज में अंतर अगर देखा जाए तो औषध और भेषज ये है। तो औषध दीपन पाचन आदि द्रव्यों का सेवन करके रोगों का शमन किया जाता है, उसे औषध करते हैं। बलि होम व्रत तप शांति कर्म और द्वारा रोगों को शमन करते हैं, ठीक है। चरक युक्ति युक्ति व्यपाश्रय है ये चिकित्सा, और ये दैव व्यपाश्रय चिकित्सा है, ठीक है। शांति क्रम व्रत तप ये कर रहे हैं ना, ये द्रव्यभूत प्रत्यक्ष चिकित्सा है, ये अद्रव्यभूत नैष्ठिक चिकित्सा है। ये मानसिक और शारीरिक दोनों को करता है, ये सिर्फ मानसिक को दूर करता है। ये इसके डिफरेंस हो गए भेषज और औषधि में, एक बार आप देख लीजिएगा, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत की बात करें तो औषध निर्माण के लिए प्राचीन ऋषियों ने कुछ सिद्धांत का निर्माण किया जिनको भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत कहा गया है, ठीक है। तो चिकित्सा वनौषधियों का संग्रह करके द्रव्यों को कटु तिक्त कषाय आदि रुचिकर स्वाद को परिवर्तन कर रुचिकर एवं सुगमता को सेवन योग्य बनाते हैं, ठीक है। औषध को चिर अस्थायी बनाने के लिए विविध प्रक्रियाओं के बाद कल्पनाओं के रूप में शरीर के लिए उपयोगी बनाता गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, ठीक है, इस कल्पनाओं के बेसिस पे, क्योंकि जो नहीं खाने वाली है उसको खाने योग्य बनाते हैं, जिसमें गुण नहीं उसको गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। औषधियों की इस तरह कल्पनाओं में निर्माण के लिए भेषज कल्पना के निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। क्या क्या चीजें हैं देखो, पहला है परिभाषा और मान, दूसरा अनुक्त एवं विषुक्त गणना, औषधि द्रव्य की विशिष्टता, पंचविध कषाय कल्पना, द्रव्य स्थिति रस गुण विद्युत प्रकार प्रभाव संस्कार औषधि योग का नामकरण। पहला इसमें परिभाषा और मान, ठीक है। परिभाषा और मान की बात करें तो व्यक्ति इसमें ये छोड़ो उसको, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है। स्पष्ट रूप से नहीं कहना, बिना कहे हुए संक्षिप्त में कहे हुए संधिदार्थ आदि को परिभाषा के ज्ञान के द्वारा एक निश्चित अर्थ की जानकारी हो जाती है, जो दीपक की तरह ग्रंथ के सभी विषयों पर प्रकाश डालती है परिभाषा के द्वारा वाक्यों के संक्षिप्त, ठीक है। परिभाषा की बात करें, ठीक है। त्रिफला सबसे क्या होता है, हरित की विविध की आदि का, ये तीनों की इसलिए परिभाषा होगी, ठीक है। दसमूल से क्या होता है, बिलोग निबंध सेवनाक पाटला गंभारी साल साल पणि पिष्ट पणिक बहुत व्यति कंटकारी और गोपचूर, ये दसमूल हो गया तुम्हारा। इससे मियते अने नीति मानव, मतलब जिसके द्वारा पदार्थ का क्या हो जाए, पदार्थ को मापे या तुला, उसे क्या कहते हैं, मान कहते हैं। तो मान के ज्ञान के बिना रोग शरीर के द्रव्य को प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभिन्न मात्राओं की कल्पना में निश्चित मान में ही की जाती है, तथा औसत के विभिन्न योगों में द्रव्यों का संयोग से ही एक निश्चित मात्रा की होती है। चिकित्सा औसत में पथ्य एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, ठीक है, उसके लिए इतना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको मान की जानकारी चाहिए, जैसे कि यदि शीतोपलज चूर्ण का प्रयोग 2 से 4 अति की मात्रा में की जाए तो उसका शरीर में यथेष्ट प्रभाव होता है। उसी प्रकार यदि लक्ष्मी विलास रस संपन्न का 1 ग्राम से अधिक मात्रा में किया जाए तो इसका शरीर पर हानिकारक प्रभाव होता है, ठीक है। मतलब समित पन्ना इन सबका 1 ग्राम से अधिक लिया जाता है। उसके बाद आता है अनुत्तर विषोक्त, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो 5 नंबर में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अनुत्तर विषोक्त शब्द का विशेष महत्व है, इसके लिए आचार संहिता में विशेष नियम निर्धारित किया गया है कि औसत सेवन के समय का निर्देश नहीं होने पर प्रातःकाल करें, मतलब अगर किसी चीज का हमको निर्देश नहीं है तो क्या करें, प्रातःकाल। द्रव्य के अंग विशेष का निर्देश होने पर जटा यूज करें। औषधि निर्माण में औषधि की मात्रा का निर्देश नहीं हो तो वहां पर प्रत्येक औषधि के संभाग लें। पात्र विशेष का निर्देश नहीं होने पर मिट्टी का पात्र लें, ठीक है। भावना आदि के लिए क्या करें, ये इसमें नहीं है। तो भावना आदि के लिए कोई द्रव्य की बात नहीं है तो यहाँ पे जल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुक्त तेल के स्थान पर सामान्य में तिल तेल है, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जिन औषधियों के योग में एक औषध 2 बार लिखी हुई है तो उसमें दुगनी मात्रा में ले लें। फिर चूर्ण स्नेह आशय लेह में चंदन का निर्देश होने पर श्वेत चंदन ले ले, तथा क्वाथ लेपादि में चंदन का निर्देश होने पर क्या, रक्त चंदन ले ले, ठीक है। मतलब चूर्ण स्नेह आशय लेह में चंदन श्वेत होगा, लेपादि क्वाथ में क्या लेंगे, रक्त चंदन लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार मूत्र घृत दूध का स्पष्ट निर्देश नहीं होने पर गोमूत्र गोदित ये लेना चाहिए। लवण का स्पष्ट निर्देश नहीं होने पर संधा लवण ले ले। ये चीजें बताई गई हैं। अब इसमें ये है कि विशेषोक्त में के क्रम में देखा जाए तो पंचकुल से पिपली पिपली मूल चबीची तक नागर और मतलब सोंठ का ये पंच द्रव्यों का एक एक करके कुल की मात्रा का ज्ञान होता है, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया अनुत्तर विशेषोक्त, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है कि औषधि द्रव्य की विशिष्टता, तो औषधि प्रभुत मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। देखो अनुत्तर विशेषोक्त में यही है कि कौन सा अगर कुछ नहीं दिया है तो हम कब क्या लेना है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब देखो इसका यही ये श्लोक है कि अगर इसका विशेष महत्व इसलिए है कि अगर हमको मान लो कि अगर नहीं दिया कोई द्रव्य की कब क्या लेना है तो उसका एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद औषधि द्रव्य की विशेषता देखिए तो औषधि क्या होता है, प्रभुत मात्रा में उपलब्ध हो, औषधि की रोगनाशक में समर्थता हो, एक औषधि में अनेक प्रकार की कल्पना की योग्यता होना चाहिए, ठीक है। औषधि का रस गुण आदि युक्त होने पर वैसे निर्माण के लिए लिया जाना चाहिए, मतलब वैसे निर्माण के लिए ले लें हम लोग, एक कल्पना में नहीं बल्कि बहुत सारे कल्पनाओं में योग हो सकता है। इसको रोग को खत्म करने की समर्थता हो और ये बहुत ज्यादा मात्रा में कम से कम अवेलेबल हो सके। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, पंचविध कषाय कल्पना। तो पंचविध कषाय कल्पना क्या होता है, पहले सबसे पहले कषाय क्या होता है, कंठस्य कर्षणात् प्रायो रोगाणाम वापी कर्षणात् कषाय शब्द प्रधान में सर्वयोगी कल्पयते, मतलब कंठ में लगने वाले अर्थात अवरोध पैदा करने वाले और रोगों का नाश करने के कारण सभी युगों में प्रधान रूप से कषाय शब्द का प्रयोग किया गया है। कषाय कल्पना औषध द्रव्य को नष्ट करने के बाद ही प्राप्त होती है, ठीक है। ये औषध कषाय कल्पनाओं के द्वारा ये औषधियों को सेवन योग्य बनाया जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए भेषज कल्पना का मूल आधार तो क्या है, स्वरस कल श्री थीम पांट, ये क्या है, पंचविध कषाय कल्पना, ठीक है। पंचविध कषाय कल्पना में तद्यता स्वरस कल का श्री सिद्ध फांटा कषाय इति तेसाम यथापूर्व बलाधिक्यम अतः कषाय कल्पना व्याधा दुर्बल पिछड़ी, ठीक है। कषाय कल्पना यथापूर्व बलवान होती हैं, अर्थात फांट से हीम, हीम से क्वाथ, क्वाथ से कल्क और कल्क से स्वरस बलवान होता है, ठीक है, मतलब गुरु होता है। ये कषाय कल्पना व्याधि और रोग के बल के उत्तर, क्योंकि सभी कषाय कल्पना सभी रोगों में समान रूप से लाभकारी होती है। इसी प्रकार वैसे कल्पना में पंचविध कषाय कल्पना मौलिक है, इससे अनुसार कल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। इसमें ये चीज याद रखना कि कसे यथापूर्वक बलयान होते कौन, फांड से ही, मतलब कि स्वरस सबसे ज्यादा, उसके बाद कल, उसके बाद शीत शीत फांड, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है।
उसके बाद आता है द्रव्य स्थित रस गुण विपाक और प्रभाव। भेषज कल्पना का विकास वनस्पति द्रव्यों के साथ हुआ है, तो जिनके रस गुण विपाक और प्रभाव सिद्धांत भेषज कल्पना के अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखा जाए तो द्रव्य स्थित रस गुण विपाक और प्रभाव में पांचों ही द्रव्य रहकर अपने अपने कर्मों को करते हैं, ठीक है। जैसे मधुर अम्ल लवण का कार्य वात दोष का नाशक होता है, ये ध्यान देना, ये तुम्हारा द्रव्य गुण में भी काम देगा। मधुर और अम्ल है तो क्या करेगा, वात दोष का नाश करेगा। तिक्त और कटु कषाय है तो कफ का नाश करेगा, ठीक है। कषाय तिक्त पित्त है, कषाय तिक्त पित्त का नाश करते हैं, ठीक है। कषाय और तिक्त, तिक्त और कषाय किसका करते हैं, पित्त का। अगर तिक्त कषाय के साथ कटु जुड़ गया तो किसका करेगा, कफ का, ठीक है। उसके बाद रुक्ष लघु शीत किसका, वात का वर्धक है। फिर तीक्ष्ण उष्ण गुण ये पित्तवर्धक है, ठीक है। इसको हम लोग रस का जो रिलेशन है उसके द्वारा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा क्या आता है उसके भाई, संस्कार। संस्कारो ही नाम गुणांतर धान मुच्यते ते गुणा अस्तो ये तो ये अग्नि सन्निकर्ष शौच मंथन देश काल व असंभव भाव नादि भी काल प्रकर्ष भाजन ध्यानते, ठीक है। संस्कार के द्वारा ही द्रव्यों में गुणांतर धाम अथवा अन्य गुणों की उत्पत्ति होती है। वही संस्कार द्रव्यों को शरीर उपयोगी और रोगनाशक बनाने में कारण है। द्रव्यों के विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा गुणांतर किया जाता है। तो ही सन्निकर्ष, ठीक है। तो ही सन्निकर्ष, अग्नि सन्निकर्ष, शौच मंथन देश काल वासन भावना काल प्रकर्ष से भाजना, ठीक है। ये तुम्हारा 10 क्या है, संस्कार के वो है, ठीक है, नियम। औषध योगों के नामकरण उसके बाद आता है। तो औषध, जिस औषध योग में सर्वप्रथम जिस द्रव्य का नाम होता है वह औषध योग उसी द्रव्य के नाम से कहा जाता है। द्रव्य जैसे पुनर्वादी मंडूर, चित्रकादिवती, ठीक है। ताल में देखें तो पुष्यानुक चूर्ण, मतलब पुष्यमास में पुनर्वा है, चित्रकारी में चित्र का है। मात्रा अनुसार 66 फल गृहित हो गया। गुण में प्रभाव अनुसार चंद्रपावटी और आरोग्यवती वटी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मान प्रकरण। क्या आता है, मान प्रकरण। मान की नीति मियति अनियति मानम, जिसके द्वारा पदार्थ को मापा या तोला जाए उसे मान कहते हैं। मान के प्रयोजन की बात करें तो न माने बिना युक्ति द्रव्याणाम जायते क्वचित अतः प्रयोग कार्य अथवा मान मत्रोचयत मना, मतलब मान के ज्ञान के बिना रोगग्रस्त एवं शरीर स्वस्थ शरीर द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि औषध एवं आहार द्रव्यों की विभिन्न मात्राओं की कल्पना एक निश्चित मान में ही की जाती है तथा औषध के विभिन्न योगों में द्रव्यों का संयोग भी एक निश्चित मात्रा में होता है, ठीक है। अतः स्थिति में औषध एवं पद के प्रयोग के लिए यथा औषध के नियोग के निर्माण के लिए मान का ज्ञान मतलब कोई भी चीज प्रॉपर मात्रा में। यदि सीधोप्लादी चूर्ण का प्रयोग 2 से 4 अति मात्रा किया तो उसका शरीर पे मतलब अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन लक्ष्मी विनाश 1 ग्राम से अधिक मात्रा में किया जाए तो शरीर को हानिकारक प्रभाव करता है। मान का वर्गीकरण की बात करें तो मानन च द्विधम प्राहु कालिंगम मगन तथा कलिंग मागधम श्रेष्ठ में मान विदो विदु, ठीक है। सारंगधर के अनुसार कालिंग मान मगध मान भेद से 2 प्रकार का माना गया है। तो ये हो गया मागध मान और कालिंग मान। तो मागध मान को क्या हम लोग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कालिंग मान से। चरक के मान में से समानता है, ये सुश्रुत के मान से समानता कालिंग में, ठीक है। मगध बिहार प्रदेश से है तो बिहार से क्या थे, चरक थे, ये याद कर लेना। कलिंग जो उड़ीसा प्रदेश का अधिक प्रचलित है। चरकोक्त योगों के निर्माण में अधिक प्रयोगी कलिंग की तुलना में मतलब ये सुश्रुत योग के निर्माण में अधिक प्रयोगी है, ठीक है। चरकोक्त में क्या है, मगध है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए, उसके बाद अगर देखा जाए तो वैजंतिक कोशकार के अनुसार 3 प्रकार के मान बताए गए हैं, पौतोमान, ध्रुवमान और पयमान। तो ये पौतोमान क्या होता है, पौत वेट होता है, ठीक है। ध्रुव मतलब क्या, वॉल्यूम मतलब लिक्विड। पैर मतलब कि लेंथ, पैर 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 से पैर पैर क्या, लंबा लेंथ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये पौतमान कुछ चीज़ें इसमें दे दी गई हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ध्रुवमान, 8 बिंदु मतलब 1 साण, 32 बिंदु मतलब 1 सुक्ति और 64 बिंदु मतलब 1 पाणी सुक्ति। साण सुक्ति पाणी सुक्ति, ठीक है। साण सुक्ति पाणी सुक्ति ऐसे याद कर लेना। ये तो हो गया 8 बिंदु 8 बिंदु। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, सारंगधन चतुर्गुण सुक्ति, ये है इंपॉर्टेंट भाई, देख लो ध्यान से देख लो। माष्टंका बिलवानी कुड़व प्रशस्तम आढ़कम, माष्टंकाक्ष बिलवानी कुड़व प्रशस्त आढ़कम राशि गुणी खरिकेति यथोक्तर चतुर्गुणा। माष्टंकाक्ष बिलवानी, देखो ऐसे याद करो, माष्टंकाक्ष बिलवानी कुड़व प्रशस्त आढ़कम, माष्टंकाक्ष बिलवानी कुड़व प्रशस्त आढ़कम राशि गुणी खरिकेति यथोक्तर चतुर्गुणा, ठीक है। राशि गुणी खरिकेति यथोक्तर चतुर्गुणा, ध्यान से देखना यहाँ पे। सन के मगध मान के सामान्य रूप से समझने के लिए चतुर्गुण सूत्र का निर्देश कैसे है, ठीक है। 4 मास, देखो ये चतुर्गुण है तो 4, ठीक है। 4 मास बराबर 1 टंकड़, 4 टंकड़ बराबर 1 अक्ष, ठीक है। मास टंकड़ अक्ष बिलवानी, ठीक है। 1 अक्ष बराबर 1 बिल, 4 अक्ष बराबर 1 बिल, फिर 4 बिलो बराबर कुड़व 1 कुड़व, फिर 4 कुड़व बराबर 1 प्रस्थ, उसके बाद 4 प्रस्थ बराबर 1 आढ़क, फिर राशि 4 आढ़क बराबर 1 राशि, फिर 4 राशि बराबर 1 गोड़ी और 4 गोड़ी बराबर 1 खारी, ठीक है। ध्यान से देख लेना भाई लोग। खारी कितने कितने हैं टोटल, 2 4 5 2 7 2 9। ये देख लेना, खारी को हम लोग क्या गोड़ी बोलते हैं, तो 1 गोड़ी बराबर, ये देखो 4 राशि बराबर 1 गोड़ी, ठीक है। उसके बाद आता है मान के परिवाची शब्द, तो इसको ठीक है, परिवाची शब्द भी देख लेना एक नजर ससरी नजर से। मासा को हेम या धाने बोलते हैं, साण को टंक कला निष्क धारण करते हैं, कोल को वटक बोलते हैं, तोला को पड़ी पड़ीतल अच पिचु विडालक पदक कहते हैं, या तोला को कर्ष भी बोलते हैं, ये कामनी होता है, सुक्ति को अर्धपल या अष्टामी को बोलते हैं,
पल को मुष्टि प्रकुंच छोड़ी बिल्व बोलते हैं। कूड़ा को क्या बोलते हैं? अष्टरावष्टमान अंजलि बोलते हैं। मानिका को क्या सरावष्ट पल बोलते हैं। तो ध्यान देना ये चीज, बिल्व किसको? एक पल को बोलते हैं, ठीक है। सामान्य इसके बाद देखिए तो एक रत्ती बराबर 125 mg, कुछ इंपॉर्टेंट है। 12 मासा बराबर 1 तोला, 1 तोला बराबर 12 ग्राम, 5 तोला बराबर 1 छटाक, 4 छटाक बराबर 1 पाव, 4 पाव बराबर 1 सेर, 2 कोल बराबर 1 तोला, 1 पल बराबर 2 कोल बराबर, ध्यान देना 2 कोल बराबर 1 तोला, 1 पल बराबर 4 तोला, 1 प्रसिद्ध बराबर 8 तोला, 1 प्रशस्त बराबर 64 कोला, 4 दूना 8 64 कोल पल प्रसिद्ध, ठीक है। 1 प्रसिद्ध बराबर 8 तोला, 1 प्रस्थ बराबर 64 तोला, ठीक है। 1 आढ़क बराबर 256 तोला, 1 तोला बराबर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत? उसके बाद आता है मॉडर्न मेटिंग सिस्टम। 1 आउंस बराबर 28 ग्राम, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये याद करना, फलंग बराबर 220 यार्ड, 8 फलंग बराबर 1 माइल। उसके बाद आता है शुष्क द्रव्य, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, शुष्क द्रव्य से या मात्रा आद्रस्य द्विगुणा ही सा, ठीक है। शुष्क द्रव्य से या मात्रा, शुष्क द्रव्य से या मात्रा आद्रस्य द्विगुणा ही सा शुष्कस्य गुरुत्वीय क्षण मार्ग प्रयोज्यते, ठीक है। मतलब औषध निर्माण में द्रव्य शुष्क एवं नवीन ही लेना उपयोगी रहता है, किंतु जहाँ पर आर्द्र एवं ताजा द्रव्य के प्रयोग से औषध निर्माण करना हो तो वहाँ पर आर्द्र द्रव्य शुष्क द्रव्य से दुगनी मात्रा में लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि शुष्क द्रव्य गुरु एवं तीक्ष्ण वीर्य वाला बहुल होता है, ठीक है। तो इस नियम के अपवाद स्वरूप ग्रंथों में कुछ ऐसे द्रव्य भी बताए गए हैं जिन्हें हमेशा आर्द्र ही ग्रहण करना चाहिए, किंतु उन्हें द्विगुण मात्रा में नहीं लेना चाहिए। मतलब उनको आर्द्र ही ग्रहण करना चाहिए और क्या बोलते हैं इनको? आर्द्र ग्रहण करना चाहिए और उनको दुगुना मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जैसे समान नियम के विरुद्ध जैसे कौन है? गुरुचि, कुटज, वासा, कुष्मांड, शतावरी, सुगंधा और हरित की। पुनर्नवा, बिधारी, निर्वाणी, पलंग कसा, ठीक है। जटामांसी, ठीक है। केतकी, मांस, गुगुल, हिंगू, अदरक, इच्छु, घृत कुमारी, अलेवरा, अतिबाला, पलास, महाबाला, गोरख, मुंडी, चौलाई आदि द्रव्य को हमेशा ताजा लेना है एवं द्विगुण मात्रा में नहीं लेने का विधान किया गया है। ध्यान देना, कुटज, वासा, कुष्मांड, ये सब का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। सारंग संहिता में आर्द्र एवं द्रव्य को द्विगुण लेने में विशेष नियम प्रतिपादित किया गया है कि एक रत्ती से कूड़ों तक सभी द्रव्य आर्द्र या शुष्क द्रव्यों को मान निर्दिष्ट मात्रा में अनुसार ही लेना चाहिए। अर्थात किसी औषध योग में अगर किसी द्रव्य की मात्रा गुंजा, मासा, साण, काल को जो भी दिया गया है उनको निर्दिष्ट मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। यदि द्रव्य प्रस्थादि मान से तुला के पूर्व तक के मान में निर्दिष्ट हो तो द्रव्य हो या आर्द्र द्रव्य हो तो द्विगुण मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना, तुमको नहीं समझ में आया होगा तो ये देखो, मास, टंकाक्ष, बिलवानी, प्रशस्त कुड़ो प्रशस्त आड़कम, ठीक है। कुड़ो ये यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला कि कुड़ो तक जितने भी हैं, जितना मेंशन है उतना लेना है, उनको निर्दिष्ट मात्रा में ही लेना है। उसके बाद प्रशस्त मान से तुला के पूर्व तक, ठीक है। कहाँ तक? तुला के पूर्व तक, ठीक है। क्या लेना है हमको? क्या लेना है हमको? जितना, जैसे क्या निर्दिष्ट द्रव्य उसको द्विगुण मात्रा में लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है, क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा शुष्क और आर्द्र द्रव्य होगा। उसके बाद आता है नवीन एवं पुरातन गाय नियम हो गया, नवीन एवं पुरातन गाय नियम। तो सुश्रुत एवं सरांतर ने संपूर्ण प्रकार के द्रव्यों को नवीन ही लेने का निर्देश दिया है, क्योंकि विडंग, पिपली, गुड़, मधु और घी को पुरातन ही लेने के लिए कहे हैं, ठीक है। गुड़, मधु, घी और विडंग, पिपली, ठीक है। ध्यान देंगे, GMP और उसके बाद भी, ठीक है। जी से क्या हो गया? गुड़, जी से हो गया घी, एम से हो गया मधु, पी से क्या हो गया? अका पिपली और बी से क्या हो गया? विडंग, GMP, ठीक है। GMP भी। अब औषध की द्रव्यों की ग्राह्यता की बात करें तो ग्राह्य द्रव्य कौन होता है? अग्राह्य द्रव्य। द्रव्य की जिस अंग में वीर्य होता है उसी अंग विशेष का ग्रहण करना चिकित्सा के प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जिस अंग में वीर्य नहीं होता है उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। सभी आर्द्र एवं नवीन द्रव्य वीर्यवान होते हैं, सभी शुष्क द्रव्य मध्यम वीर होते हैं। देखो, आर्द्र और नवीन द्रव्य वीर्यवान होते हैं, शुष्क औषध द्रव्य मध्यम वीर और जीर्ण औषध द्रव्य निर्वीर्य या निष्फल होते हैं, ठीक है। जो औषध द्रव्य विकृत गंध वाला नहीं हो एवं स्वाभाविक रसगुण आदि से परिपूर्ण हो तो वह द्रव्य नवीन या पुरातन कैसा भी उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। दुर्गंधित एवं निर्वीर्य औषध को चिकित्सा में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। चिकित्सक द्वारा औषध द्रव्यों के गण में कहे गए द्रव्य के नहीं होने पर यदि रोग समन में उपयोगी हो तो उस द्रव्य का ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। चिकित्सा द्वारा औषध द्रव्यों के गण में कहे गए द्रव्य जो रोगी का रोग का शमन करने में अनुपयुक्त तो द्रव्य का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर अनुपयुक्त तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिवाले कुआं, मार्ग एवं शमशान भूमि में उत्पन्न न हो, सही काल में उत्पन्न एवं वृक्ष के मूल के पास उसके सामान्य आकार के जल अग्नि उपलब्ध हो एवं कीड़े आदि से खराब न हो तो उन औषधियों को ग्रहण कर लेना चाहिए। दिवाले कुआं, अगर इन सबके अकाल एवं मतलब क्या बोलते हैं,
भूमि में उत्पन्न हो, अकाल एवं वृक्ष के मूल के पास उत्पन्न अपने सामान्य आकार से भी कम या अधिक है तो उन सबको नहीं लेना चाहिए। साधारण देश की उत्तर दिशा में उत्पन्न औषधि का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर उत्पन्न औषधि द्रव्य विशेष रूप से अपने गुणों में परिपूर्ण है। साधारण देश के अतिरिक्त औषध द्रव्य का ग्रहण करने से वह औषध द्रव्य विशेष रूप से अपने अपने गुणों से परिपूर्ण नहीं होती है, मतलब साधारण देश के अतिरिक्त है। तो प्राणी द्रव्य रक्त केश नख मांस शुक्र द्रव्य युवा पशुओं के शरीर से ग्रहण करने चाहिए, ठीक है। प्राणी द्रव्य रक्त केश नख अस्थि मांस वसा और शुक्र द्रव्य युवा पशुओं के शरीर के अतिरिक्त से ग्रहण करने से उपरांत गुणयुक्त नहीं होता है, ठीक है। दूध मूत्र मल इन द्रव्यों को पशुओं को आहार पर जाने पर ग्रहण करना चाहिए, मतलब दूध मूत्र मल इन द्रव्यों को पशुओं के आहार पर जाने के पूरा पश्चात से उपरोक्त दोषयुक्त नहीं होती है, ठीक है। पूर्व या पश्चात ग्रहण करना, मतलब अगर पका नहीं है उससे पहले अगर करने तो ये मतलब क्या होता है कि वो दोषयुक्त होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा सवियता है मतलब सेल्फ लाइफ। तो आयुर्वेदिक थेरेप्यूटिक सिस्टम इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ सेल्फ लाइफ सच एज व्हाट इज चून सोरस आसो अरिस्ट, ये सारी चीज़ों की क्या है कुछ ना कुछ एक डोज है, ठीक है। इन आयुर्वेदिक सिस्टम सवियता ऑफ द टर्म इज मेंशन्ड एज कंटेक्स्ट ऑफ टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द वीर्य गुण ऑफ एनी ड्रग रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू एनवायरमेंटल या माइक्रोबियन डिटोरिएशन, मतलब कि किसी भी माइक्रोब से कोई फर्क नहीं पड़ा तब तक लेना चाहिए। सारंगतर के अनुसार फर्स्ट मेंशन अबाउट द सेवियरता विद द वेरियस फॉर्मुलेशन दैट इज नोन एज सेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सेवियरता विद द फॉर्मुलेशन डिपेंड्स ऑफ द थ्री मेन थिंग इंग्रेडिएंट प्रिपरेशन और फॉर्म, ठीक है। इस पे डिपेंड करते हैं, किस पे इंग्रेडिएंट है, क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे प्रिपेयर किया, कैसे फॉर्म में है, ठीक है। इसके लिए क्या है शुद्ध सीधा साधा या काल व्यतीत हो जाने पर गुणहीनता इसमें क्या होती है कि जंगल से लाई कास्ट औषधियाँ 1 वर्ष के बाद गुणहीन हो जाती हैं। 2 महीने बीतने पर चूर्ण हीन और अतः गुण में न्यून हो जाता है। गुटिका और ले 1 वर्ष के बाद कम हो जाते हैं, ठीक है। गुटिका और ले 1 वर्ष ध्यान देना के बाद गुण कम हो जाते हैं। घृत और तेल 16 मास गुणहीन हो जाते हैं। जिन द्रव्य के दाने खेत में अच्छी तरह नहीं पकते हैं वो 1 वर्ष के बाद तत्वहीन हो जाते हैं। किंतु आसव धातु रस औषधियाँ जितनी भी पुरानी होते जाते हैं उसकी उत्तम भस्म बन जाती है, ठीक है। अगर आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार विभिन्न कल्पनाओं की सभ्यता अवधि देखा जाए तो सरस बस्ती फांड को क्या सद्य प्रयोग करना चाहिए। कल्क क्वाथ हिम पेया विलेपी या वागु लेप छिक तक यदि 1 दिन में प्रयोग करना चाहिए। लाक्षारस 1 सप्ताह, सत्तू 1 माह, चूर्ण या मंजन 2 माह, साकर या फिर खंड कल्पना 4 माह, ठीक है। अम्ल अम्ल या कांजी कल्पना 6 माह, क्षार कल्पना या क्षार सूत्र 4 से 6, ध्यान देना 1 साल भी हो सकता है क्षार या क्षार सूत्र। अम्ल कांजी को 6 महीना है, साकर चीनी वाले को 4, ठीक है। उसके बाद घृत पाक 16 माह, तेल पाक 16 माह, मतलब स्नेह कल्पना कितना है तुम्हारा 16 माह है, ठीक है। घृत और तेल कितना है 16 माह है। उसके बाद अगर देखा तो वटी मोदक अवले रस क्रिया अर्क अंजन 1 वर्ष तक लेना चाहिए। आशा वरिष्ठ प्रॉपर्टी ये कितना है पुराना, जितना पुराना उतने गुणान है। वर्तमान समय में अधिकतम 10 साल एपीआई के अनुसार बताया गया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो 2016 के अनुसार जो आयुर्वेदिक गैजेट पास हुआ है उसके अनुसार देखा जाएगा तो चूर्ण क्वाथलेप का 2 साल है। दंत मंजन से प्रॉपर्टी 2 साल, ईयर नेजल ड्राफ्ट 2 साल, खंड ग्रेनुल धूपन 2 साल, अर्क कल्पना 1 साल, अवले कितना 3 साल, कैप्सूल 3 साल, सिरप ओरल 3 साल, टैबलेट पिल 3 साल, टैबलेट पिल कंटेनिंग कास्ट औषधि और भस्म कितना 5 साल, कंटेनिंग रस भस्म एक्सट्रैक्ट नाग वंग और तो 10 साल, ठीक है। अगर नाग वंग होते तो कम हो जाता है, ठीक है। और लवण के 5 साल। उसके बाद देखा जाए तो क्षार का 5 साल, घनवटी का कितना 5 साल, नागवंग ताम का 5 साल, आशावरिष्ठ का 10 साल, कभी पक्व रसायन पोटली परपटी इन सबका 10 साल, ठीक है। समस्त रसौधी परसिस्टी इन सबका 10 साल, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा औषधि द्रव्य संग्रह। अगर औषधि द्रव्य संग्रह की बात करें तो आचार्य चरक ने इसके समानता इस प्रकार बताया है कि जो द्रव्य अपने काल के समय उत्पन्न हुए उनको संग्रह करना चाहिए। जिसमें पूर्ण रसागमन हो गया, पूरे आकार और मोटाई में आ गया उनका करना चाहिए। काला ताप अग्नि जलपन जंतु के द्वारा नष्ट हो उनको करना चाहिए। गंधवर्ण और रस प्राण रस उपस्थित हो, पूर्वमुख या उत्तरमुख हो तो उसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। इसकी विधि क्या होती है कि सारंगधर के अनुसार सभी प्रकार की औषधीय चिकित्सा द्वारा प्रसन्नचित होकर मनसा वाचा पवित्र होकर प्रातःकाल शुभ दिन सूर्य की ओर मुख करके मौन धारण और हृदय में भगवान शिव को प्रणाम करके संग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। मौन धारण सूर्य की ओर मुख करके प्रातःकाल शुभ दिन में और मनसावच प्रति होकर प्रसन्न होकर क्या करना चाहिए, हमको दवा लेना चाहिए भगवान शिव का संग्रहण करते हुए। और चरक के अनुसार क्या है, मंगलाचार करते हुए पवित्र होकर शुक्ल पक्ष देवता अश्विनी कुमार तथा गाय ब्राह्मण की पूजा करके पूरी उत्तर दिशा से मुख्य करके औषधियों का संग्रहण होते उखाड़ना चाहिए। उत्तर दिशा हिमालय की ओर संकेत करते हुए या उत्तर दिशा दिक्पाल चंद्रमा को बताया गया जो औषधि के अधिपति माने जाते हैं, ठीक है। हिमालय की तरफ क्या देखा गया, चंद्रमा को अधिपति माना गया। पूर्व दिशा में स्वामी सूर्य जो औषधि में शक्ति संचार करते हैं। उसके बाद आता है द्रव्य संग्रह काल। द्रव्य संग्रह काल क्या है, ठीक है। अगर उसके अंग ऋतु वीर्यता आदि का विचार करके जो निश्चित काल संग्रह करते हैं, जैसे अंगानुसार द्रव्य का संग्रह देखें तो कंचीर को हम लोग करते हैं शरद में, मूल को कब करते हैं ग्रीष्म और शिशिर में, ठीक है। शाखा और पत्र को वर्षा और बसंत में, ठीक। सार भाग को हेमंत ऋतु में, पुष्प और फल को यथा ऋतु मतलब जिसमें वो खिले। उसके बाद वीर्य के अनुसार देखा जाए तो आग्नेय जो है उष्णवीर
उसको आदान काल में तथा आग्नेय भूमि में चाहिए। उसके लिए कटु वृक्ष आदि रुक्ष अधिक होते हैं तो उस द्रव्य विंध्य प्रदेश में से लेना चाहिए। ठीक है। सौम्य जो है उसको हिमाचल प्रदेश से लेना चाहिए। सौम्य भूमि से उत्पन्न होना चाहिए। इसमें मधुर सिक्त जो भी गुण है। ठीक है। क्रम अनुसार द्रव्य संकर देखा जाए क्रम अनुसार तो सर्व कर्म के लिए शरद ऋतु, वमन कर्म के लिए वसंत ऋतु, विरेचन कर्म के लिए वसंत ऋतु। ठीक है। द्रव्य को देखो कुछ भी इसमें से जब पूछे ना कि द्रव्य संग्रह काल, तो इसमें से सब में से थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो हो जाएगा। ठीक है। द्रव्य के अवयव पर संग्रहण की बात करें तो फल में त्रिफला, दाडिम, सुप्री, मरीच जो भी है, कंद में हरिद्रा, अदरक का हो गया, पत्र में ताली, त्रासना समय जो भी है, क्षीर, सुनिश्चित जो भी है। औसत द्रव्य संरक्षण, उसके बाद संरक्षण कैसे करते हैं तो शुष्क विधि टाइप संग्रहित द्रव्य को जल शोषक ब्लाटिंग के पीछे दबा कर रखा जाता है जिसका जलियांश शोषित हो जाता है किंतु प्रकार वैसे ही रहता है। इस प्रकार जल को चिरकाल तक रख सकते हैं। इस प्रकार यदि अच्छे तरह न सूखे या जलियांश उसमें रह गया हो तो थोड़ी देर में धूप में सुखा लेना चाहिए। पूर्वतः सूख जाने के बाद पृथक कागज पर लगाकर, प्लास्टिक की थैली में कांच की फ्रेम लगाकर सुरक्षित रख देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आद्र विधि में देखा जाए तो आद्र विधि में औषधि को पूर्व रूप में पंचांग सहित फार्मेनॉल में 5-10 बिलियन में रखकर कांच को आच्छादित पात्र में रख दिया जाता है। ठीक है। किसमें 5-10 बिलियन, किसके फार्मेलिन के। इसके द्वारा द्रव्य सालों तक बिगड़ नहीं पाते, बिलियन बदलते रहना चाहिए। ग्लेसिन औषधि द्रव्य रखने से मूल रंगों में वे वर्ष तक रहते हैं, कई वर्ष तक रहते हैं। संरक्षण काल प्रदर्शन संग्रहालय हेतु परिचय हेतु उपयोगी क्योंकि इन औषधि पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अभियंतर प्रयुक्त द्रव्य को सुरक्षित रखना है तो मधु, तेल, घृत या कांजी में पूर्णतया दबाकर रखना चाहिए। ध्यान देंगे आजकल एयरटाइट डिब्बों में भी रखा जाता है। द्रव्यों का संग्रह करने के बाद उसका संरक्षण विधि पूर्वक होना चाहिए, अन्यथा दूषित होने के उपयोग योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए औषधि द्रव्य का संग्रह करने के बाद उनका व्यवस्थित संरक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र भेषजकार की उपस्थिति होती है। संग्रहित पात्र में भेषजकार रहना चाहिए। योग्य पात्र रखने के कारण योग्य पात्र में रखने के कारण यह धातु के पात्र की रासायनिक क्रिया इसमें न हो, मिट्टी या कांच के पात्र में औषधि द्रव्य रखना चाहिए। ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है। भेषजाकार पूर्व और उत्तर की ओर द्वार वाला होना चाहिए। वायु का संचार अनुकूल और अधिझोंका आता है। निरंतर पुष्पहार, गंध पुष्प, बालिकार आदि से उसकी शुद्धि होती रहनी चाहिए। अग्निवर्षा, धूप, जंतु, चूहे, चौपाए प्राणियों से संपर्क न हो। नीम पत्र के समान जंतुनाशक और कृमिहीन द्रव्यों को अच्छे दान करके स्वच्छ पात्र में रख देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है भैया, ये हम लोग भेषजाकार पढ़ लिए। उसके बाद तुम्हारा आता है औसत मात्रा। ठीक है। औसत मात्रा क्या है भाई? औसत का प्रयोग उचित मात्रा करने चिकित्सा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो ग्रंथों में औसत की मात्रा रोगी के बल, काल, अग्नि, आयु, प्रकृति, देश के निर्धारित करने के निर्देश किया गया है। औषधि की मात्रा निर्देश करते हुए कहा गया कि 16 से 70 वर्ष तक की पूर्ण मात्रा 16 मासा देनी चाहिए। 4 वर्ष के बालक के लिए 1/4। ठीक है। 8 वर्ष तक के बालक के लिए 1/2 और 12 वर्ष तक के लिए कितना? 3/4। मतलब कि अगर 4 वर्ष का है तो 8 मासा देंगे। अगर अगर तुम्हारा 8 का है तो इसको कितना देंगे? 8 देंगे। ठीक है। अगर 12 वर्ष का है तो कितना देंगे? 12 मासा देंगे। लेकिन 16 से 70 को 16 मासा देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है शिशु में औषधि की मात्रा। तो 1 महीने के शिशु को 1 रत्ती मधु, दूध, मिश्री या घृत के साथ चटानी चाहिए। फिर प्रत्येक माह 1-1 रत्ती बढ़ाते हुए 1 साल के शिशु को 12 रत्ती देना चाहिए, जो कि 1.5 ग्राम के बाद तक औसत होता है। ठीक है। उसके बाद आता है औसत सेवन काल। ठीक है। औषधियों का सेवन कराने से पूर्व चिकित्सा का रोग, रोगी एवं द्रव्य के बलाबल के आधार पर औसत का सेवन काल ज्ञान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रोगी का रोग का निवारण करने के लिए उचित समय पर औसत का प्रयोग करना ही सही लाभ मिलता है। जैसे अभक्त, प्रातःकाल सूर्योदय के समय भूखे पेट औसत का सेवन करना। ठीक है। बिना कुछ खाए सुबह में। प्रागवत, औसत खिलाकर बाद में अन्न का सेवन। ठीक है। कहते हैं औसत खिलाकर बाद में अन्न का सेवन। उसके बाद अधोभाग, भोजन के तुरंत बाद औसत का सेवन। मध्य भाग मतलब भोजन के समय ही खाना। ध्यान देंगे। अभक्त मतलब बिना कुछ खाए पिए हमको भूखे खाली पेट क्या सूर्योदय के प्रातः काल समय खाना चाहिए। प्रागवत मतलब खाने से पहले खाना चाहिए। अधोभक्त मतलब कि खाने के तुरंत बाद खाना चाहिए। मध्य भक्त मतलब खाने के बीच में खाना चाहिए। अंतराभक्त मतलब प्रातः काल में भोजन के जीर्ण हो जाने पर दोपहर में औसत सेवन करना चाहिए। सुबह खाएं तो जब जीर्ण हो जाए तो। उसके बाद सभक्त मतलब औसत को पके हुए अन्न या अन्न के साथ पका कर दिया जाए। सभक्त मतलब समझ में आ रहा है? औसत को द्रव्य के साथ पकाकर या फिर पके हुए अन्न में दिया जाए। ठीक है। सामुद्रिक क्या था? भोजन के प्रारंभ एवं अंत में। ठीक है। मुँह मतलब औसत को भोजन के लेने या न लेने पर बार बार। ठीक है। संग्रास मतलब प्रत्येक ग्रास या कुछ ग्रास के साथ। ग्रासांतर मतलब औसत को दुर्ग्रासों के मध्य में। ठीक है। निसी मतलब औसत को रात्रि के सोते समय लेना चाहिए। आचार्य देखा जाए आचार्य सुश्रुत के अनुसार औसत से 10 कालों का निर्देश दिया गया सेवन के लिए। ठीक है। तो अभक्त, प्रागभक्त, अधोभक्त, मध्यक भक्त, मुँह, सामुद्र, सभक्त, अंतराभक्त, सग्रास और ग्रासांतर। ठीक है। उसके बाद आता है सरंगतन ने औसत सेवन के 5 कालों का निर्देश सूर्योदय के समय, दिन के समय, सायंकाल के भोजन के समय, पुनः पुनः औसत सेवन और रात्रि के समय। समझ में आया? सूर्योदय, शाम और रात्रि। उसके बाद दिन में भोजन। उसके बाद तुम्हारा पुनः पुनः औषधि का सेवन। आचार्य चरक ने औसत सेवन के 10 कालों को निर्देश। बलवान रोगी में निरंतर प्रातःकाल एवं दुर्बल योगी में लघु तथा पत्यान्न में मिलाकर प्रातःकाल। अपान वायु विकार में भोजन के पूर्व, समान वायु विकार में भोजन के मध्य, व्यान वायु विकार में भोजन प्रातः भोजन के बाद, अपान वायु में भोजन के पूर्व, समान वायु में भोजन के मध्य और व्यान वायु में भोजन के बाद। ठीक है। उदान वायु में सायं भोजन के बाद, प्राण वायु में ग्रास के साथ, प्राण विकार में ग्रसांतर सेवन।
ठीक है। श्वास का पिपासा में बार बार। हिक्का विकार में भोजन से पूर्व एवं भोजन के अंत में अर्थात सामुद्र। अरुचि विकार में विविध प्रकार के विचित्र आहार द्रव्यों के साथ हितकर। अब यहाँ पे सारे डिफरेंस दिए गए हैं, ठीक है। चरक के अनुसार क्या है और ये सब देख लेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आता है अनुपान। अनुपान की बात किया जाए तो अनुपानाश्च वाप्यते इति अनुपान, अर्थात औषधि या आहार के साथ अथवा उनका सेवन के पश्चात जिस द्रव्य पदार्थ का पान किया जाता है उसको अनुपान कहते हैं। तब चिकित्सा द्वारा रोगाक्त अनुपान के साथ प्रयोग करने पर औषधियाँ अत्यधिक गुणवान हो जाती हैं। अनुपान प्रयोजन देखा गया है कि यथा तेलम जले क्षिप्तम क्षण नय प्रसरपति अनुपान बलादज्ञ सरस्वती भेषजम, मतलब जिस प्रकार जल के ऊपर तेल की बिंदु डालने पर अति शीघ्र फैल जाता है, उसी प्रकार औषधि का सेवन अनुपान के साथ करने पर शीघ्रता से शरीर में फैलकर बल प्रदान करता है। उपयोगिता क्या है कि सम्यक रूप से अनुपान का सेवन करने से औषधि एवं आहार का प्रचलन होकर मनुष्य तृप्त हो जाता है, जिससे बल एवं आयु की वृद्धि हो जाती है। अनुपान के लाभ देखें तो तृप्ति हो गया, शरीर धातुओं का प्रीणन हो गया, ऊर्जा की प्राप्ति हो गई, ब्रीहण हो गया, ठीक है। खाए हुए अनादि पदार्थों को आमाशय से नीचे ढकेलना हो गया, अनुसंघात हो गया, भोजन में मृदुता हो गई, क्लेरन हो गया, पचना हो गया, भोजन पचने के पश्चात शरीर के चारों तरफ फैलने योग्य बन गया। जो द्रव्य पदार्थ औषध एवं आहार द्रव्यों में गुण के विकृत गुण अलग किंतु वह धातुओं का विरोधी नहीं हो, वह औषध आहार द्रव्य को उचित अनुपान होता है, ठीक है। तो उत्तम अनुपान की बात किया जाए तो वातज विकारों में क्या लेते हैं, स्निग्ध और उष्ण लेते हैं। पित्तज विकार में मधुर और शीतल लेते हैं। कफज विकार में रुक्ष और उष्ण लेते हैं। धातु क्षयज विकार में मांसरस लेते हैं। कृषि व्यक्तियों में सूरा लेते हैं। स्थूल व्यक्तियों में मधु मिश्रित जल लेते हैं, ठीक है। और मंदाग्नि अनिद्रा तंद्रा शोक में मध्य लेते हैं। अनुपान मात्रा चूर्ण और गुटिका कल्कों का अनुपान देखें तो वात रोग में 3 पल होती है, पित्त रोग में 2 पल होती है, कफ में 1 पल होती है, ठीक है। ध्यान देंगे अनुपान मात्रा चूर्ण और इन सब में अगर देखा जाए तो वात रोग में क्या देंगे 3 पल, पित्त में 2 और उसमें कफ में 1 पल, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे अनुपान खत्म होता है, फिर उसके बाद आता है पंचविध कषाय कल्पना, ठीक है। तब तक इसको आप लोग पढ़िए, फिर उसके बाद मैं इसको अगले वीडियो में डालता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।